लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज में बहू की पहली रसोई। मैंने सबके लिए इतनी मनपसंद से बिरयानी बनाई थी। ये प्रेशर कुकर ऐसे नहीं फटाए। मैं तो गैस की नॉब धीमी करके गई थी। ऐसे बोलते हुए मोना का इशारा पूनम पर होता है, जिस पर वह गुस्से से लाल पीली होकर भड़कते हुए कहती है, मोना, जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी बातें मत घुमाओ। मैं सब समझ रही हूँ। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। साफ सीधे बोलो, कहना क्या चाहती हो? जेठानी जी, मैं जानती हूँ आपने मेरा काम बिगाड़ा है, क्योंकि मैं इस घर में लव मैरिज करके आई हूँ, इसलिए आप मुझे खास पसंद नहीं करती, बल्कि जलती हो। दोनों बहू के बीच में बहसबाजी चल रही होती है। तभी सास तेजस्विनी बोलती है, तुम दोनों में से किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसा सबूत है जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये चूल्हे चौके की चिकचिकबाजी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर लव मैरिज अरेंज मैरिज वाली दोनों ही बहुओं की जुबान पर ताला लग जाता है। मगर दोनों किस बात को लेकर तू मैं कर रही हैं? सारे मसले को समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, मेरे सैया सुपरस्टार। अब ये नैना बोले यार, बोले यही लगातार, कोई चाहे कुछ भी बोले, करूंगी प्यार। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, मेरे सैया सुपरस्टार। तौबा तौबा तेजस्विनी बहन, तुम्हारी ये लव मैरिज वाली बहू तो जितना सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा बेशरम बेहया निकली है। देखो कैसे ठुमकियां लगा रही है, लगता है खुद को फिल्मी हीरोइन समझ रही है। वही तो कौशल्या बहन, ऐसी बहुएं तो नाक कटवाती हैं। हे भगवान ही बचाए ऐसी लव मैरिज वाली बहुओं से। जहाँ एक तरफ पड़ोस ने शीला, कौशल्या, मोना को लेकर तरह तरह की टिप्पणी कर रही होती है, वहीं मोना नाचते हुए स्टेज पर वरमाला लेकर चढ़ती है। चलो माय डार्लिंग पतिदेव, जल्दी से झुककर वरमाला पहन लो। प्रतीक मुस्कुराकर सर झुका लेता है और मोना वरमाला पहना देती है। अब सारी जिंदगी मेरे आगे झुककर रहना पड़ेगा। तुम्हारा हुक्म, सिर आंखों पर मेरी प्यारी बीवी। अब मुझे वरमाला पहनाओ। मोना, तुम पीछे क्यों भाग रही हो? वरमाला कैसे पहनाऊंगा? इतनी आसानी से मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। लव मैरिज की है, नखरे तो उठाने पड़ेंगे। एक तरफ तेजस्विनी के लव मैरिज वाले बहू बेटे की वरमाला चल रही थी, दूसरी तरफ पूनम हाथों में वरमाला लिए घूंघट में खड़ी थी। इसे कहते हैं शादी। मेरी लव मैरिज वाली देवरानी तो शादी के सारे ख्वाब पूरे कर रही है, और मैं यहाँ घूंघट में खड़ी गर्मी में आलू की तरह उबल रही हूँ। ऐसा अनरोमांटिक पति मुझे ही मिला था। पूनम देव एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और फिर दोनों ने 7 फेरे होते हैं। इसके बाद तेजस्विनी देवी अपनी दोनों अरेंज मैरिज लव मैरिज वाली बहुओं की विदाई करवा ले आती है। गृह प्रवेश के बीच में ही मोना घूंघट हटा देती है। उफ, कितनी गर्मी है, कोई एसी चला दो यार। सबकी नजर लव मैरिज वाली बहू पर लग जाती है। क्या हुआ आंटी जी, आप सब मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हैं? माना कि मैं खूबसूरत हूँ। एक बार फिर पड़ोस ने बातें बनाना चालू कर देती हैं। ताबा ताबा ताबा, सारी बेशर्मी कूट कूट कर तो इस लव मैरिज वाली बहू में भरी पड़ी है। देखो आते ही घूंघट उठा दिया, मगर देखो मजाल है जो अरेंज मैरिज वाली बहू का घूंघट अभी तक टस से मस भी हुआ हो। इसे कहते हैं संस्कार। इन पड़ोसनों को तो मिर्च मसाला मिलाना चाहिए बात बनाने को। पूनम बहू, मोना बहू, जाओ तुम दोनों थक गई होंगी, जाकर आराम कर लो। कल पहली रसोई भी है तो जल्दी उठना होगा। जी माँ जी। पहली रसोई का नाम सुनते मोना को बुखार लग जाता है। वो कमरे में आते ही माँ को फोन घुमाती है। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था मोना की खाना बनाना सीख ले, मगर मैं तो पागल थी ना। एक तो तूने लव मैरिज की है, इसीलिए तुझे अपना पलड़ा भारी करना होगा। नहीं तो अगर तेरी अरेंज मैरिज वाली जेठानी एक बार तेरी सास की नजरों पर छा गई तो तू तो हमेशा के लिए खटकने लगेगी। तू चिंता मत कर, कल मैं तुझे फोन पर जैसे जैसे बताती जाऊंगी वैसे वैसे तू खाना बनाना। यह सुनकर मोना खुश हो जाती है और फोन काट देती है। अगले दिन दोनों बहुएं नहा धोकर रसोई में हाजिर हो जाती हैं। प्रणाम माँ जी। सदा सुहागन रहो बहू। मैंने तुम दोनों के लिए अलग अलग चूल्हे रख दिए और सारी सामग्री भी। अब बढ़िया सा खाना बनाना। मोना बहू, तुम कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, लच्छा पराठा और मिक्स वेज बनाना। और पूनम, तुम क्या बनाओगी? माँ जी, मैं सबके लिए दाल पूरी, आलू कचौरी, मटर पुलाव, दाल मखनी, मिस्सी रोटी, मूंग दाल का हलवा बना रही हूँ। बहुओं, तुम्हारी पहली रसोई तुम दोनों की परीक्षा है। जो बढ़िया खाना बनाएगा उसे सोने के कंगन मिलेंगे।
माँ जी वो कंगन तो मुझे ही मिलेंगे, देख लेना। हाँ। मोना बालों के सहारे छुपाकर कान में ईयरबड लगाकर जैसे जैसे उसकी माँ बताती जाती है खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पूनम प्यार और दिल से खाना बनाती है। माँ मैंने पनीर फ्राई कर ली, अब मसाले में क्या क्या ऐड करना है? बोलो ना माँ, माँ बोलो ना। ओ नो शिट, फोन की बैटरी लो हो गई, अब क्या करूं? आज तो मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। देखते देखते मोना कढ़ाई में सारे पनीर जला देती, तभी पूनम गैस बंद कर देती है। देवरानी जी क्या कर रही हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सारे पनीर जल के कोयला हो गए। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है क्या? क्यों नहीं आता? मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है, मैं कोई अनाड़ी थोड़ी हूँ। आप जाके अपना खाना बनाओ। मोना पूनम को टेढ़ा जवाब देकर भगा देती है। आटा गूंथती है और आटा गीला हो जाता है और सब्जी का भी सत्यानाश हो जाता है। ओ गॉड, ये पहली रसोई की रस्म पूरी करना तो मेरे लिए राई का पहाड़ बनाने जितना मुश्किल है। मेरे बस की नहीं है, मैं तो ऑर्डर कर लेती हूँ। मोना कुछ देर में सारा खाना ऑर्डर करके मंगाकर सबको पहले परोस देती है। भाई वाह, खाने की खुशबू तो बिल्कुल होटल जैसी आ रही है। छोटी बहू जल्दी से परोस दो। जी पापा जी, सब लोग शुरू कीजिए। हाँ, पूनम बहू को भी आ जाने दो। माँ जी, जेठानी जी को टाइम लगेगा, तब तक खाना ठंडा हो जाएगा, आप लोग खाइए ना। सब लोग लव मैरिज वाली बहू का खाना चाव से खाने लगते हैं। वहीं पूनम पसीने में तरबतर होकर सब कुछ बनाती है। बस आखिरी की 2-4 पूरी छाननी रह गई हैं, फिर सबको ले जाकर खाना परोस दूंगी। माँ अन्नपूर्णा, बस मेरा बनाया खाना सबको पसंद आए। जैसे ही पूनम खाना लेकर पहुंचती है तो सब लोग खा चुके होते हैं। बहुत ही लाजवाब खाना बनाया था तुमने बहू, मुझे तो लगा था लव मैरिज वाली बहू को कुछ नहीं आता। ये लो तुम्हारा नेक, ये सोने के कंगन तुम्हारे हुए। बस ऐसे ही सबको अच्छा खाना बनाकर खिलाती रहना। जी सासू माँ, आपका हुक्म सर आंखों पर। मोना कंगन लेके कमरे में चली जाती है। पूनम मुझसे पूछताछ करती है। मोना, तुमने जो खाना बनाया था वो तो जल गया था, फिर ये खाना कहाँ से आया? हद है, तुम तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो। हाँ, मेरे फट्टे में टांग मत अड़ाओ। चलो अब जाओ, मुझे तैयार होना है। मैं और प्रतीक हनीमून के लिए शिमला जा रहे हैं, तो ये चूल्हे चौके का जिम्मा आप संभालो। पूनम दुखी दिल से अपने कमरे में आकर घूमने की इच्छा जताती है। देव जी, वो मोना और प्रतीक भैया हनीमून के लिए घूमने जा रहे हैं, हम भी चले? पूनम, मेरे पास पहले ही काम का बहुत प्रेशर है, तो मुझे और भड़क मत दो और मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आओ। देव का रूखा बर्ताव देखकर पूनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं मोना प्रतीक लगभग 15 दिन की हनीमून ट्रिप करके आते हैं। इसके बाद भी प्रतीक उसे पिक्चर दिखाने, शॉपिंग कराने ले जाता है, जबकि पूनम की दिन और रात रसोई में गुजरती है, जिसे देखकर उसकी सास कहती है, देव बेटा, तुम दोनों की शादी को लगभग 2 महीने गुजर गए। थोड़ा वक्त निकाल कर पूनम बहू को घुमाने ले जाओ, उसका मन बहल जाएगा। ठीक है माँ। पूनम, तुम तैयार हो जाओ। मगर माँ जी, फिर आज का खाना कौन बनाएगा? अरे छोटी बहू बना लेगी, तू आराम से जा। जैसे ही मोना को ये बात पता चलती कि खाना उसको बनाना है तो उसे बुखार लग जाता है। गई भैंस पानी में, मुझे तो एक मैगी उबालनी भी नहीं आती, मैं बिरयानी कैसे बनाऊंगी? क्या बात है लव मैरिज वाली बहू, तुम बिरयानी बना तो लोगी? जी बिल्कुल सासू माँ, मैं बहुत बढ़िया बिरयानी बनाती हूँ। मोना रसोई में घुस तो जाती है, मगर उसे बिरयानी का ब भी नहीं आता है। फटाफट से कुकर में बिरयानी बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएगी तो सासू माँ को इम्प्रेस कर लूंगी। पर मोना को प्रेशर कुकर में कितना पानी और कितना चावल डालना है, इस बात का अंदाजा भी नहीं हो पाता है, और इसीलिए कुकर फट जाता है, जिससे उसका चेहरा भी काला पड़ जाता है। तभी पूनम भी लौट आती है और सास भी आ जाती है। अब इस बात का इल्जाम छड़ोकली मोना पूनम पर डाल देती है। तेजस्विनी मसाले के डिब्बे के पीछे रखा कैमरा निकालकर उसमें मोना की करतूत देख लेती है। बहू, मुझे पहले से ही पता था कि दाल में कुछ काला है। अब तुम्हारी झूठ का पर्दा फाश हो गया, अब क्या सफाई दोगी तुम? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मैंने डर के मारे आपको नहीं बताया। पूनम दीदी, आप भी मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या आप मुझे खाना बनाना सिखाओगे? मोना के आंसू देखकर पूनम की सारी नाराजगी दूर हो जाती है और वो मोना को तरह तरह का खाना बनाना सिखाती है। माँ जी, ये क्या? ये तो बहुत छोटा कमरा है, यहाँ पर मेरा दहेज का सामान भी नहीं आ पाएगा। देखिए ना, ड्रेसिंग टेबल और बेड कैसे रखा हुआ है। बहू, कमरे की सेटिंग ढंग से करी नहीं है। सामान ढंग से लग जाएगा ना तो अपने आप कमरा बड़ा लगने लगेगा। तू चिंता मत कर। पर माँ जी, अभी तो सोफा सेट और डाइनिंग टेबल, कबर्ड भी आनी बाकी है। अरे, सोफा सेट और डाइनिंग टेबल तेरे कमरे में थोड़ी ना आएगा, ये तो बाहर जाएगा, है ना, किचन के पास और एक हॉल में। अब क्या मेहमानों को भी अपने कमरे में बिठाएगी? कल तक तेरा सामान लग जाएगा तो आराम से रहना। अरे वेदिका, तुम चिंता मत करो, हमारा सारा सामान अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा।
मैं कल करवा दूंगा। वैसे भी मुझे 2 दिन बाद से ऑफिस जाना है। चलो आराम कर लो। जैसे ही भैया भाभी अपने कमरे में जा रहे होते हैं तो ननंद कीर्ति रास्ता रोक कर कहती है, अरे भैया भाभी इतनी जल्दी भी क्या है, पहले मेरा नेक तो दीजिए। अच्छा ये ले तेरा नेक। भैया इससे कुछ काम नहीं चलेगा, मुझे मेरी शूटिंग के लिए बेस्ट कमरा चाहिए। वो कब दोगे आप? एक ही तो मेरी इकलौती भैया भाभी हैं आप, इसमें भी मैं कोई अच्छा गिफ्ट न मांगू। अच्छा ठीक है, दिला दूंगा। शूटिंग का काम? मैं समझी नहीं कीर्ति। अरे भाभी मैं फोटोशूट वगैरह करती हूँ और छोटे छोटे जो भी ऐड वगैरह होते हैं वो सारा काम भी यही करती हूँ, तो उसी के लिए मुझे न्यू कमरा चाहिए था। वाओ, फिर तो तुम ही हमारी शादी की फोटो खींच सकती थी। हाँ भाभी बट मैं बिजी थी, लेकिन कभी मौका मिला तो आप दोनों का अच्छे से फोटोशूट कर दूंगी। ठीक है। अरे रात भर तुम तीनों को यही गप्पे लड़ाने हैं या सोना भी है? वैसे ही शादी की थकान से पैर दर्द हो रहे हैं। अच्छा ठीक है माँ, मुझे भी अब नींद आ रही है। ये कहकर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन जब वेदिका पहली रसोई के लिए उससे पहले घर में झाड़ू लगा रही थी तो ननंद का सबसे बड़ा कमरा देख हैरान हो जाती है। हे भगवान, वहाँ मेरी शादी का सामान मेरे कमरे में नहीं आ पा रहा। इतना छोटू सा कमरा है और यहाँ ननंद को देखो, इतने बड़े कमरे में मजे से रह रही है और अकेली सो रही है। ये नहीं कि माँ जी नई बहू को ये कमरा दे दे। फिर पहली रसोई का खाना खिलाने के बाद वेदिका कौशल्या से कहती है, माँ जी कीर्ति का कमरा इतना बड़ा क्यों है? आपने कल देखा तो था कि मेरा कमरा कितना छोटा है, मेरे मायके का सामान भी नहीं आ पा रहा है, तो आप कीर्ति को वो छोटा कमरा दे दीजिए और मुझे बड़ा कमरा दे दीजिए। अरे बहू फिर वही बात, बोला था ना आज तेरा सामान एडजस्ट हो जाएगा। और कीर्ति का शूटिंग का काम होता है, उसके कमरे में कैमरा लाइट्स वगैरह रखे रहते हैं, कुछ मेकअप का भी सामान है, वो वहीं पर फोटोशूट करती है, जो तेरे छोटे कमरे में नहीं हो पाएगा, इसीलिए तो उसे बड़ा कमरा दे रखा है। देख बहू तुझे वहीं रहना पड़ेगा। और हाँ, अभी कोई मेहमान घर पर आने वाला है तो मुंह दिखाई के लिए तैयार हो जा, अच्छे से जेवर पहन। ठीक है माँ जी। वेदिका अपने कमरे में तैयार होने जाती है तो कुछ उसके सूटकेस पर सामान होता है और कुछ अलमारी से बाहर गिर जाता है। ओहो, मैं क्या करूं, मेरा सारा सामान एक अलमारी में नहीं आ पा रहा, ऊपर से इनके कपड़े भी हैं। शोभित तुम देख रहे हो ना, मेरा सामान एडजस्ट नहीं हो पा रहा है इस छोटे से कमरे में। वेदिका थोड़ी देर रुक जाओ, रात से छोटे कमरे की रट लगा रखी है तुमने। देखो अलमारी यहाँ लगा देता हूँ और बेड इधर खिसका देता हूँ। देखो हो गया ना सब सेट। हाँ बड़ा, तुमने ये एक्स्ट्रा बैग अलमारी के ऊपर रख दिया है, अब मैं इसे निकालूंगी कैसे? मुझे कुछ चाहिए होगा तो? यार मैं हूं ना, और मैं भी नहीं देखूं तुम्हें आसपास तो इस स्टूल पर चढ़ जाना, इतनी छोटी भी नहीं हो तुम। कुछ देर में बहू तैयार हो जाती है और मुंह दिखाई के लिए गेस्ट के सामने बैठ जाती है। उसका घूंघट हटाकर उसे अच्छे अच्छे तोहफे दिए जाते हैं। कमरे में उन्हें रखने पर कमरे में और कम जगह हो जाती है। अगले दिन वेदिका को कुछ सामान चाहिए होता है कि उसकी नई ड्रेसिंग टेबल टूट जाती है, जिससे वो शोभित को फौरन नई ड्रेसिंग टेबल लाने को कहती है। तो फर्नीचर की शॉप पर बड़ी ड्रेसिंग टेबल सिलेक्ट करती है। ड्रेसिंग टेबल अच्छी लग रही है ना, इसमें लाइट्स वगैरह भी हैं और सामान रखने का ज्यादा ऑप्शन भी है, मेरी बैंगल्स वगैरह भी आ जाएंगी। पर वेदिका ये ड्रेसिंग टेबल बहुत बड़ी है, हमारे कमरे में तो वैसे ही कम जगह है ना, वो दिखाओ छोटी ही ले लेती। नहीं शोभित, मैं इसी को ही लूंगी एंड दैट्स फाइनल। फिर वेदिका अपने छोटे से कमरे में बड़ी ड्रेसिंग टेबल ले आती है, जिस वजह से कमरे में और चलने फिरने का स्पेस कम हो जाता है। हे भगवान, मेरी ड्रेसिंग टेबल के आने के बाद ऐसा लग रहा है इस कमरे में घुटन पैदा हो गई है। मैं तो तुम पहले ही समझा रहा था, पर तुम समझती कहाँ हो। मैं समझती हूँ शोभित, पर अगर तुम्हारी बहन भी समझ जाती तो हम बड़े कमरे में आराम से रह रहे होते, मेरा सारा सामान आ जाता, वो तो कहीं और भी शूटिंग कर सकती है ना। उसके कमरे में क्यों पहुंच जाती हो बार बार? कुछ दिनों बाद कीर्ति अपने कमरे में फोटोशूट कर रही होती है। उसके कमरे की चारों दीवारों पर अलग अलग रंग के पर्दे होते हैं, साथ में लाइट्स, कैमरा और मेकअप की ड्रेसिंग टेबल अलग। कीर्ति कैमरा लेकर फोटोशूट करती है, जिसे भाभी और कौशल्या देखते हैं। मिस अनामिका, आप थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो जाइए और ऊपर देखकर पोज कीजिए। लाइट्स इस तरफ आ रही हैं। मनीष, एक लाइट और इनके फेस पर करो। बस बस, गुड। कीर्ति बहुत अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करती है। अरे बेटा, तेरा काम हो गया है क्या? माँ भी थोड़ा और रहता है। भाभी, आप इन सब के लिए जूस ले आइए ना, यहाँ पर कब से उन्हें प्यास लग रही होगी। हाँ हाँ, लाती हूँ। वेदिका सबको जूस देने के बाद कीर्ति के कहने पर उन सबके लिए सैंडविच भी बनाकर लाती है। ये लीजिए आप, और कीर्ति तुम भी लो।
भाभी मेरे सैंडविच से टमाटो निकाल दीजिए, मैं ये वाला नहीं खाती। और माँ कमरा मेरे शूट के लिए छोटा पड़ रहा है, कमरा और बड़ा करवा दीजिए ताकि मेरा शूट अच्छे से हो। ठीक है बेटा, बाद में तू मेरा बाथरूम यूज कर लेना। हे भगवान, मेरा कमरा इतना छोटा है और इस ननंद का शूटिंग के लिए पहले से ही बड़ा कमरा है, अब और बाथरूम तोड़वाकर कमरा बड़ा करवा रही है। नहीं, मुझे चाहिए ये। माँ जी, जब दीदी यहाँ पर फोटोशूट कर ही नहीं पा रही हैं, तो उन्हें बोल दीजिए ना कि वो ये कमरा मुझे दे दे। कीर्ति, तुम कहीं रेंट पर रूम खरीद लो शूट के लिए। नहीं भाभी, मैं अपना रूम छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा रूम है और मैं बाहर क्यों के पैसे फूंक कर रेंट के लिए लूं? आप मेरे कमरे के पीछे पड़ गई हैं, आप छोड़ भी दीजिए। ये सुनते ही वेदिका का गुब्बारे जैसा मुंह बन जाता है। कुछ दिन में बाथरूम तोड़वाकर उसका कमरा बड़ा करवा दिया जाता है। आए दिन कीर्ति अपने कमरे में फोटोशूट करती थी, जिस वजह से उसके एक्स्ट्रा कैमरा वगैरह भाभी के कमरे में वो रख देती है, जिससे वेदिका को और प्रॉब्लम होती है और वो भी अपने कमरे का सामान उसके शूटिंग रूम में रख देती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है भाभी को भी। भाभी, आपने अपना सामान यहाँ क्यों रखा है? मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर स्पेस नहीं है। कीर्ति, तुम्हें भी तो पता है मेरे कमरे में स्पेस नहीं है, फिर भी तुम सामान रखे जा रही हो। भाभी, थोड़ी देर के लिए ही तो रखा है, मेरा सामान टूट टाट गया तो 50-60 हजार का नुकसान होगा। इतना कहकर कीर्ति वेदिका के कमरे में वापस सामान रख देती है, जिससे वेदिका के कमरे में चलने लायक जगह भी नहीं होती। एक बार तो भाभी गिर जाती है, दूसरी दफा शोभित कुछ सामान लेने आता है तो वो गिर जाता है, जिससे उसके माथे पर स्टिच आ जाती है। माँ देखो ना, मुझे चोट लग गई। वेदिका, हे भगवान, पहले तो मैं गिर गई और आज आप। माँ जी जल्दी आइए, देखिए इनको कितनी चोट लग गई है। वेदिका की आवाज सुन सास ननंद दोनों भागे भागे उनके कमरे में आते हैं। हे भगवान, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? कितनी लग गई तुझे, पर कैसे? माँ जी, हमारे रूम में कुछ कीर्ति का और कुछ हमारा सामान है, जो इधर उधर रहेगा तो इंसान गिरेगा ही, उसी से ही इनको भी चोट लगी है और मुझे भी लगी थी, और मेरे इतनी ज्यादा नहीं लगी, लेकिन अब हमें नया कमरा चाहिए। हाँ माँ, मैं भी छोटे कमरे में नहीं रह सकता जहाँ हमारा ही सामान ढंग से ना आए, और हम 2 के कदम भी। ऊपर छत खाली है, मैं वहीं पर रूम बनवाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें भी कब तक ऐसे परेशान देखती रहूंगी। ऊपर सबसे बड़ा कमरा बनेगा और तुम दोनों रहना। माँ, ऊपर सबसे बड़ा कमरा बनवा रही हो तो मैं शूटिंग के लिए ले लेती हूँ, भैया भाभी मेरे कमरे में रह लेंगे। कीर्ति, जब तुम अपना कमरा नहीं दे रही थी तो अब क्यों ले रही हो? हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम ऊपर वाले कमरे में रहेंगे। वैसे भी तुम ऊपर शोर में शूट नहीं कर पाओगी। ठीक है भाभी, और सॉरी मेरी तरफ से, आप दोनों को जो भी प्रॉब्लम हुई है, मैं यहाँ से सामान ले जाती हूँ। ये कहकर कीर्ति अपने कैमरा लाइट का सामान अपने रूम में उठा कर रख देती है और 2 दिन से ही छत पर बड़ा कमरा बनना शुरू हो जाता है, जो 1 हफ्ते में पेंट लगाकर तैयार हो जाता है। और वेदिका अपने पति के साथ बड़े कमरे में खुशी खुशी रहने लगती है। साथ ही ननंद भी अपने बड़े कमरे में शूटिंग करती रहती है।